हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सो थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पे आज डिस्कशन किस चीज़ का होने वाला है। तो रिलेटेड टू एग्जामिनेशन जो कि एल आई सी असिस्टेंट का अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से, वीक से आपने जगह जगह पे इससे रिलेटेड न्यूज़ सुनी होगी कि एक्सपेक्टेशंस लगाए जा रहे हैं कि आने वाले टाइम पे नेक्स्ट मंथ इनफैक्ट दिसंबर में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो उसी से रिलेटेड एज इट इज़ तो नहीं, बट हाँ उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस सेशन में रिलेटेड टू एल असिस्टेंट एग्जामिनेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो मेजरली ये 4 पॉइंटर्स मैंने लिख दिए हैं कि अंदर आने वाले सेशन में आपको किस किस चीज़ का डिस्कशन यहाँ पे मिलेगा। पहला हमारा डिस्कशन रहेगा एल असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2023-24 से होगा भी या नहीं होगा। क्या आप वीक हैं इंग्लिश में? अगर आप वीक इंग्लिश में तो ये एग्जाम किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है, रेलिवेंट है आपकी क्या इसमें, किस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी, कैसे प्रिपेयर करना है फॉर एल क्या कुछ स्पेशल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, या फिर क्योंकि अभी नोटिफिकेशन काफी आउट है, एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई सीबीओ है, तो अगर आप उन एग्जामिनेशन की कंटिन्यूटी में है प्रिपरेशन की, तो आपको अगर ये भी एग्जामिनेशन अगर आप टारगेट करते हैं तो क्या कुछ अगर नोटिफिकेशन आता है तो क्या अलग कुछ तैयारी करनी होगी, या फिर जिस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है उसी में कुछ चीजें और ऐड करके आपकी तैयारी इस एग्जामिनेशन की भी हो जाएगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन हाउ इज द जॉब गुड और नॉट, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज एक बार किसी ने आपको गाइड कर दिया या फिर आपने किसी भी एग्जाम को टारगेट कर लिया कि यार मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है, तो आपने पढ़ाई शुरू की, तैयारी की, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, तो ये तो केवल एक छोटा सा पार्ट है जर्नी का जो आपने कंप्लीट किया। अब अगर आप और एग्जाम्स एक्सपायर नहीं करते हैं, आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहते हैं, तो टिल द एज ऑफ 60 आप वहां पे एसोसिएटेड हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, क्या वहाँ का जॉब प्रोफाइल है, क्या वहाँ के जो प्रमोशंस होते हैं किस तरीके से होते हैं, बिकॉज आप एक मेजर पोर्शन अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का उस ऑर्गेनाइजेशन को डिवोट कर रहे हैं बाय वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर आप ये जो बातें कर रहे हैं इनका सोर्स क्या है। तो देखिए, कहीं जहां पर भी आप देखेंगे कहीं पर भी कुछ भी ऐसे कंफर्म चीज जैसी बात नहीं हो रही है कि हाँ मैं कह दूं कि इस तारीख को एग्जामिनेशन होगा। बिकॉज देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है हर जगह सर्कुलेट हो रही है। इसका सोर्स जहां तक पता लगाया गया है कि अब देखिए एल को जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाना है, देन दैट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ IBPS, क्योंकि वो एग्जाम कंडक्टिंग एक अथॉरिटी है। एग्जाम कंडक्ट अल्टीमेटली एक बैकएंड पे कौन करवाएगा? TCS ही करवाता है ज्यादातर। तो TCS के जो अपने सेंटर्स होते हैं वहां पे पूरा सिस्टम उनको ऑर्गेनाइज करना होता है उस डेट, उस मंथ की उस डेट को। तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है हो सकता है TCS के जो से रिलेटेड एम्प्लॉयज हैं उन्होंने बाहर कहीं ये चीज डिस्कस कर ली हो, तो मार्केट में वो फैल चुकी है कि हाँ इस लगभग इस मंथ में, क्योंकि पहले से आपको इन्फॉर्म करना होगा, आपको इतने लार्ज स्केल पे एग्जाम कंडक्ट करवाना है, तो डेफिनेटली आपको सब अरेंजमेंट्स पहले से करने होंगे। काफी लोग आएंगे, अलग अलग दिन एग्जामिनेशन होता है, मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन होता है। या फिर दूसरी चीज है कि LIC के जो जोनल ऑफिस होते हैं वहां से भी ये चीज डायरेक्ट नहीं बट हाँ सुनने में वहां से आया है। तो ये हमारे सोर्स है। लास्ट जो नोटिफिकेशन है काफी टाइम हो चुका है, वो 2019 में लास्ट नोटिफिकेशन आया था। चांसेस इसलिए भी हो जाते हैं बिकॉज ये भी एक पॉइंट है, आपने नोटिस किया होगा, चाहे आप बैंकिंग फील्ड की बात कर लें, चाहे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लें, कि जस्ट बिफोर द जनरल इलेक्शंस जब होने वाले होते हैं उसके आसपास बहुत एक बड़े नंबर में वैकेंसीज आती हैं, रिक्रूटमेंट होता है, नोटिफिकेशंस आउट होते हैं। तो ये भी एक रीजन लगाया जा सकता है। और आगे डिटेल्स देखते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड डेट्स की तो थोड़ा गौर फरमाइए, ठीक है। कंफर्म जैसे देखिए कोई चीज़ नहीं, जो सब चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो तो बस छोटा सा पार्ट है, आगे इससे रिलेटेड हम और डिटेल में चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए तो दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, जैन में आपका प्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट और फिर आपकी जो ज्वाइनिंग है अगले 1-2 महीने में हो जाएंगी। तो पूरा प्रोसेस अगर स्टार्ट होता है दिसंबर से, तो अप्रैल में आप मान के चलिए कि आपके हाथ में जॉब होगी। ये इसका प्रोसेस रहता है, बहुत ही क्विक रहता है, इंटरव्यू होता नहीं है। तो जो आपके मेंस में मार्क्स आएंगे, जितने ज़्यादा आप स्कोर करते हैं उतने ज़्यादा ब्राइट चांसेस होते हैं मेरिट लिस्ट में आने के, राइट। तो ये भी एक अच्छी बात है बिकॉज आपको इंटरव्यू फेस नहीं करना है, तो इजीली जस्ट आपकी जो प्योर नॉलेज है, प्रैक्टिस है क्वेश्चन सॉल्व करने की, प्री हो चाहे मेंस हो, उन पे बेस्ड आपका सिलेक्शन है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ दिस जॉब प्रोफाइल। नेक्स्ट देखते हैं।
तो रिलेटेड टू इंग्लिश हमने एक पॉइंट टच किया था, क्यों किया था, इसलिए किया था बिकॉज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है एलआईसी के एग्जामिनेशन, चाहे एओ हो, डबल एओ, ईडीओ या फिर असिस्टेंट। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है वहां पे आपका जो इंग्लिश या फिर आप हिंदी लैंग्वेज भी ऑप्ट कर सकते हैं, उसके मार्क्स आपके काउंट नहीं होते हैं, केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। मैंने नीचे सेपरेटली लिख दिया है, वो आपके ओवरऑल रैंकिंग में कैलकुलेट नहीं होते। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन इसमें से इंग्लिश हटा दीजिए, ये काउंट नहीं होगी। तो ओवरऑल मार्क्स आपके आउट ऑफ 70 जितना ज्यादा आप स्कोर करेंगे उतने ज्यादा चांसेस है आप फेज 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको कट ऑफ पता होती है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कह लो, कट ऑफ कह लो, कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST PWD या फिर अदर्स, OBC जनरल EWS, तो आपको इतने तो लेके आने ही आने हैं, इन पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इतने तो मिनिमम है। इसके बाद जितने ज्यादा आप लेके आएंगे उसकी अलग से मेरिट लिस्ट बनेगी, तो मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स है, इतने तो आपको लेके आने। ये भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बिटवीन दिस एग्जामिनेशन एंड ऑल अदर एग्जामिनेशन। ऑलरेडी हमें पता होता है कि फायदा ये है कि जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि यार इतनी तो कट ऑफ मेरी जानी है। लेट सपोज आप जनरल कैटेगरी में आपके मार्क्स 12 भी नहीं आ रहे, अलग अलग सब्जेक्ट के देखिए अलग अलग है, 14 भी, अगर आपके 8-9 आ रहे हैं तो यार आपको पता है ऑलरेडी कि मैं तो सेक्शनल कट ऑफ इतनी जानी है, ऑलरेडी जानी है, मेरे इतने मार्क्स नहीं आ रहे, तो उस हिसाब से आप थोड़ा और मेहनत कर सकते हो उन टॉपिक्स पे, उन सब्जेक्ट्स पे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, राइट। तो लैंग्वेज में अगर आप वीक हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मिनिमम स्कोर दे रखा है, इसके आसपास थोड़े से 4-5 नंबर ज़्यादा भी आप अटेम्प्ट करते हैं पूरी एक्यूरेसी के साथ तो आपके सेक्शनल कट ऑफ क्लियर है। बाकी मेन स्कोरिंग जो है वो आपका न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन का रहने वाला है। मूविंग फॉरवर्ड और डिटेल्स देखते हैं। ये आपका वो आपका देखिए, यहाँ पे आपने एग्जाम पैटर्न भी देख लिया, राइट। एक पॉइंटर हमने ये टच किया था कि क्या कुछ खास तैयारी की जरूरत है, वो अब हम देखते हैं। प्रीलिम्स आपका सेम है, जो डिफरेंस है इंग्लिश वाला वो मैंने आपको समझा दिया। मेजर जो डिफरेंस है वो आपका मेंस एग्जामिनेशन में आएगा। कैसे? ये जो आपका सेशन रहने वाला है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, यहाँ पे इंश्योरेंस, यहाँ पे इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस का वेटेज आउट ऑफ 40 अच्छा खासा रहता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस फील्ड से रिलेटेड न्यूज में क्या चीजें चल रही हैं पिछले 4-5-6 महीनों में, किस तरीके से वो इम्पैक्ट करने वाला है, उस फील्ड को आपको अच्छे से स्टडी करना है जब आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हो। बाकी एग्जामिनेशन से भी आते हैं करंट अफेयर, जो भी होते हैं हैपनिंग्स जो आपकी हैं वो आती हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा जाता है इंश्योरेंस फील्ड से, बिकॉज आप उसी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हैं। तो बात आती है कि क्या आपको कुछ अलग तैयारी की जरूरत है, तो थोड़ी सी अलग तैयारी की जरूरत है कि जब आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो आपका स्पेशल फोकस रहे आपका इंश्योरेंस वाला जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या कुछ नई पॉलिसीज आ रही हैं, पुरानी पॉलिसीज हैं उनमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, किस तरीके से न्यूज़ में वो चीज़ें चल रही हैं, वो आपको अलग से स्पेसिफिकली थोड़ा ध्यान देना होगा। बिकॉज ये 40 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें अच्छा खासा वेटेज आपका केवल इंश्योरेंस वाले क्वेश्चंस का रहता है, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ही उसमें डोमेन में डील करती है। बाकी आपके देखिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको देनी होगी, हिंदी लैंग्वेज में भी आपको क्वेश्चंस देने होंगे, एंड यहाँ पे वही नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहती है जितने भी क्वेश्चन के। इसमें नेगेटिव मार्किंग वाली जो चीज़ है केवल आपकी प्रीलिम्स में है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे आपके सबके मार्क्स भी काउंट होंगे, यहाँ पर भी आपको कट ऑफ दे रखी है, और यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग है 1/4 जितना भी मार्क्स का वेटेज है, राइट। आई होप ये एग्जाम पैटर्न भी क्लियर हो गया, किस तरीके से डिफरेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में अगर आप उतने प्रोफिशिएंट नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सेक्शन कट ऑफ काउंट करना है, प्रीलिम्स की बात हो रही है, एंड उसके मार्क्स आपके काउंट भी नहीं होंगे, यहाँ पे मेंस में होंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं अब हाउ टू प्रिपेयर। चलिए सारी चीजें आपने देख ली, किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि यार या तो हो सकता है आप फ्रेशर हो, जस्ट आपने तैयारी करनी शुरू की है, या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप एक बैंकिंग एग्जामिनेशन एस्पायरेंट हो तो आपको कोई भी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक जो अलग चीज थी वो थी इंश्योरेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। इंश्योरेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर है थोड़ा सा वहां पे आपको स्पेशल फोकस करना है। अगर लेवल की बात की जाए अगर आप फ्रेशर हैं, देन जो आपकी क्लरिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, जो आपकी क्लरिकल लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, आपका क्वांट, आपका इंग्लिश या हिंदी ले लीजिए, रीजनिंग ले लीजिए, उसी लेवल की आती है, राइट। चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो, कोई सा भी क्लरिकल एग्जामिनेशन आप उठा लो, लेवल आपका सिमिलर रहता है। देन मेंस में आपका इंश्योरेंस रिलेटेड मैंने आपको चीज बता दी। अगर आप डेडिकेटेडली
15 से 20 दिन भी उससे केवल उससे रिलेटेड न्यूज़ कवर करना चाहें तो इतने दिन में सफिशिएंटली हो जाती है। देखिए, होता है जब आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे हर तरह की न्यूज़ मिल रही होगी। पिछले 5 से 6 महीने की आप कवर करेंगे, उसमें से सेग्रीगेट करना, थोड़ा-सा और इन डेप्थ स्टडी करना, इंश्योरेंस रिलेटेड जो न्यूज़ है 15 से 20 दिन में आराम से हो जाएगा, और क्योंकि बाकी के करंट अफेयर्स तो आपने किए ही हैं। केवल इंश्योरेंस वाले क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, उसका तो बस एक मेजर डोमिनेंस रहेगा, बट बाकी भी तो आएंगे, और बाकी हम ओवरऑल प्रिपेयर कर ही रहे हैं, तो इतने दिनों में मेजरली आपकी चीज़ें हो जानी चाहिए। इंटरव्यू नहीं है तो बस ठीक है, आपकी जो भी प्रिपरेशन है एकदम स्पेसिफिक, कंटेंट स्पेसिफिक हमें रखनी है। कंटेंट स्पेसिफिक मतलब किसी से भी आप कंपेयर कर लो, कोई भी अच्छा क्लरिकल एग्जामिनेशन, एसबीआई क्लरिकल ले लो, उस लेवल की तैयारी आप करके चलो। थोड़ा सा जब जीए प्रिपेयर करो तो इंश्योरेंस वाले पार्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको एफर्ट डालना है। आगे बढ़ते हैं, अगर जॉब प्रोफाइल और सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ्स का होता है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, एंड इन केस, जो कि बहुत रेयरली होता है, अगर आपके सीनियर सेटिस्फाई नहीं होते आपकी ट्रेनिंग से तो इसको एक्सटेंड करके 1 साल का भी कर देते हैं। बट अगर नहीं किए 6 मंथ्स के बाद तो फिर आपको प्रॉपर एलोकेशंस, आपके जो जोन्स है, वो जिस जोन से आप अपीयर होते हो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। पहली जो पोस्टिंग है मिनिमम 3 साल के लिए आपकी होती है। इन 3 सालों में या इनसे पहले अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं पोस्टिंग अपनी चेंज करने के लिए तो वो अनटिल अनलेस बहुत अर्जेंट कोई सिचुएशन है एंटरटेन नहीं होता है, आपको कम से कम 3 साल सेम पोस्टिंग में गुजारना होता है। वर्क प्रोफाइल की अगर बात करें तो एग्जाम का लेवल जब क्लरिकल लेवल का है तो इसका जो जॉब प्रोफाइल है डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं क्लरिकल लेवल से मिलता जुलता है। जैसे कि आपका बीइंग का कैशियर हो गया, आपको सिंगल विंडो ऑपरेटर पे भी बिठाया जा सकता है, आपको कस्टमर डीलिंग भी होती है, हेल्प डेस्क पे आपको पोस्टिंग आपकी मतलब आपको बिठाया जा सकता है कि ये आज आपको यहाँ पे कुछ दिन सीखना है, यहाँ पे काम फाइल डॉक्यूमेंटेशन का वर्क हो गया, रिव्यू करना इंश्योरेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपकी एक क्लरिकल लेवल की चीज़ें होती है वो सारी आपको यहाँ पे करनी होगी। टाइमिंग्स जो है, अच्छा अब अगर थोड़ा सा कंपैरिजन आप करें तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस आपको अच्छा देखने को मिलता है। फिक्स टाइमिंग्स होती हैं आपकी, मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे आपका पूरा ऑफ है। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, तो सारा काम वाइंड अप करते करते मैक्सिमम 5:15 तक आप आराम से जो एम्प्लॉयज़ है निकल जाते हैं। अनटिल अनलेस कोई अर्जेंट वर्क है तो थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेच करना पड़ सकता है, बट जनरली फिक्स टाइमिंग से प्रॉपर आपकी डेस्क जॉब, ऑफिस जॉब है, आप अपने घर को निकल सकते हैं। 5 डेज वर्किंग है। सैलरी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं क्लैरिकल 40 अबव ही है, राइट। इन हैंड अगर आप सारे अलाउंसेस जोड़ लेते हैं तो 40 से ऊपर ही बैठती है। एंड कंपेयर करें अगर किसी भी क्लैरिकल से, एसबीआई चाहे आईबीपीएस, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। वर्कलोड यहाँ पे थोड़ा कम है, सैलरी भी उससे थोड़ी सी अच्छी ही है, पब्लिक डीलिंग उतनी नहीं है। तो ये प्रोज और कॉन्स है, थोड़ा लेट डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप ये सब चीज़ें देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं प्रमोशंस की बात करूं तो इनिशियली आपकी प्रोफाइल तो असिस्टेंट की ही है, बट अगर मैं जो नेचर ऑफ वर्क है उस पर बेस करूं तो एक लो डिवीजन क्लर्क जो होता है उससे रिलेटेड आपका सारा काम जो है उसके आसपास का होता है। बट आफ्टर सर्विंग फॉर 5 ईयर्स आपका प्रमोशन हो जाता है एज ए यूडीसी, मतलब पोस्ट आपकी यूडीसी नहीं होगी बट आप एक सीनियर असिस्टेंट उस टाइप की पोस्ट आपकी हो जाती है। फर्दर आप यूडीसी के बाद आप प्रोमोट एएओ, इसका सेपरेट एग्जामिनेशन भी होता है, आप सभी को पता है। तो अगर आपको वेट नहीं करना तो बीच बीच में इसकी भी रेगुलर वैकेंसी नहीं है, जब नोटिफिकेशन आए आप इसके लिए प्रिपरेशन करें, इसके लिए अपीयर हो तो आप डायरेक्टली भी बन सकते हैं। अदरवाइज आफ्टर सर्विंग आफ्टर दिस यूडीसी यू विल बी प्रोमोटेड एज एडीओ आफ्टर 3 to 5 years। उसके बाद ओवर एओ के बाद मिनिमम 10 साल काम करने के बाद आप यहाँ पे आप असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाते हैं। फर्दर और भी प्रमोशंस होते हैं जो अलग से एक सेशन, अगर आप रिक्वायरमेंट आप बोलेंगे तो अलग से एक सेशन डेडिकेटेड कर देंगे। अभी मैंने यहीं तक रखी है चीज़ें ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दे कि कितना आगे प्रमोशन होता है। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी योर एक्शन ऑफ प्लान। सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस डिस्कस कर ली, एग्जाम पैटर्न क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब सब चीज़ों के बाद आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में मान लेते हैं कि ये जो न्यूज़ है, ये रूमर्स हैं, इसका कोई रियलिटी चेक नहीं है, तो ठीक है नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन आप तैयारी अपनी क्यों शुरू कर दें। अगर आ गया तो आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। जो लोग वेट कर रहे हैं उनसे आप आगे रहेंगे, बिकॉज उनसे पहले आपने तैयारी करना शुरू कर दिया। एक एक्स्ट्रा एडवांटेज तो आपके पास हुआ है। प्लस आने वाले जो साल है 2024 में आपकी वैकेंसीज आपका वेट कर रही हैं। आपको पता है जैन में आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो जाता है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क का, आरआरबी पीओ क्लर्क का।
तो हमें डेट्स ऑलरेडी पता होती हैं, उनके लिए भी हमारी तैयारी कंटिन्यू रहेगी। साथ ही साथ बीच में एलआईसी का ही कोई और नोटिफिकेशन आ गया या फिर ईएसआईसी का नोटिफिकेशन आ गया, जो इंश्योरेंस वाले डिपार्टमेंट है वहाँ से कुछ आ गया, ठीक है, तो हमारी तैयारी चलती रहेगी ना, उसमें हमारा नुकसान किसी भी एंगल से नहीं है। अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप हमेशा एक अपर एज ही रहेगा आपके पास एज कम्पेयर टू दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है, ठीक है। तो वो अगर बात की जाए तो मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट आपको है, इंश्योरेंस सब्जेक्ट आप थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ लें, 10 मॉक टेस्ट आप ये मान के चलिए कि आने वाले जैसी आपकी तैयारी शुरू हो जाती है, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मॉक टेस्ट तो आपको फिर भी डेली बेसिस पे या फिर वीक में 2-3 देने ही देने, जैसे जैसे एग्जाम पास में आए उतनी आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। फ्रेशर्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, बिकॉज एक तो आप ऑलरेडी थोड़ा लेट हैं, आप फ्रेशर हैं ऑलरेडी। कंपटीशन में अगर आप देखेंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, तो अच्छी बात यही है ना, फटाफट जितना जल्दी हो जाए स्टार्ट कर दें। तो क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग अगर आप जैसे तैयारी की हम बात कर रहे हैं, ये तो कॉमन ही है, ये तो हर जगह सेम ही रहता है। तो कोई भी चीज़ देखिए, जैसे कहते हैं ना नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती है, तो वो सीन कभी होगा ही नहीं। अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो वो आपके लिए हर एग्जामिनेशन में, अगर क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग की बात करें, इक्वली यूजफुल होने ही वाला है। तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि सर क्या करें तैयारी करके। भाई आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं, तो यूजफुल तो ये सारी चीज़ें होंगी। ऐसा तो नहीं है कि ओवरनाइट चीज़ें दिमाग से स्लिप ही हो जाएंगी, कुछ याद ही नहीं है। पढ़ा लिखा हुआ कभी भी चीज़ें वेस्ट नहीं होती, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो अगर ये चीज़ भी आप सोच लें तो बाकी चीज़ें आपको सुननी ही नहीं है, जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशंस राइट अवे। मूविंग फॉरवर्ड, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस जॉब प्रोफाइल और मैंने अलग से सेपरेटली एक्सप्लेन करने की यहाँ कोशिश की है, जैसे कि जो बेनिफिट्स हैं, प्रोज हैं। डेस्क जॉब है, कोई भी मार्केटिंग क्रॉस सेलिंग नहीं है, कोई भी आपका फील्ड वर्क नहीं है, ये एलआईसी असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपका जो फील्ड वर्क नहीं है, लेस वर्कलोड है। पोस्टिंग जो है आपकी अर्बन, सेमी अर्बन रीजन्स में होगी, अच्छी चीज़ है। जिस भी रीजन से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके रूरल एरियाज में आपकी पोस्टिंग होने के नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चांसेस, ज़्यादातर अर्बन एरियाज या फिर सेमी अर्बन एरियाज में आपकी पोस्टिंग रहेगी। एलआईसी एज एलआईसी असिस्टेंट आप काम करते हैं तो। नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी अगर देखना चाहें तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक डीलिंग नहीं है उतनी, तो हो सकता है कई लोगों को ऐसा लगे कि थोड़ा सा मोनोटोनस सा हो रहा है, सुबह से शाम तक आप वहीं बैठे हुए हैं, वही पेपर वर्क, वही फाइल वर्क, राइट। तो ये सबके लिए नहीं, बट हाँ कईयों को ये चीज़ फील हो सकती है। दूसरी, प्रमोशन जैसे हमने देखे यहाँ पे थोड़े से एज कम्पेयर टू बैंक एग्जामिनेशन, जैसे आप बैंक में एज ए क्लर्क लगते हैं, 3 साल बाद आपका प्रमोशनल एग्जामिनेशन आप देते हैं, इंटर और प्रमोशनल एग्जामिनेशन, तो आप 3 साल में एज ए पीओ लग जाते हैं। ये चीज़ें बैंक में चलती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रोसेस है प्रमोशन का लेंदी है, बट उसका भी एक सॉल्यूशन है। सेपरेट एग्जामिनेशन होते हैं डब्ल्यूओ का, एडीओ का, आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे आपका वर्कलोड कम है, टाइम आपके पास है, वीकेंड्स आपके पास पूरे पूरे हैं, तो उस टाइम को आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करने में भी लगा सकते हैं। एक और अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की हम बात करें तो इंश्योरेंस इज गेटिंग प्राइवेटाइज। तो यहाँ पे बस मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, जो भी एग्जामिनेशन की देखिए आप तैयारी करें, पूरा सोच समझ के तैयारी करें। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, अगर 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 आपका इंटरेस्ट है कि यार हाँ मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है, तो अगर आपका इस इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस रिलेटेड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो फिर आपके लिए ये पॉइंट इरेलीवेंट हो जाता है। बिकॉज चाहे प्राइवेटाइज हो या ना हो, आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए वो चीज़ इरेलीवेंट हो जाती है। और हर चीज़ के देखिए जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही प्राइवेटाइजेशन के भी हैं। अगर चीज़ें प्राइवेट होती हैं तो आपको भी पता है कहीं न कहीं जो एफिशिएंसी है लोगों की और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। बिकॉज़ गवर्न अगर मैं लेमेन लैंग्वेज में बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए इंसान को? इसलिए चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए। तो कहीं न कहीं जब जॉब सिक्योरिटी आपको मिल जाती है कि यार इतने साल तक आपको ये जॉब करनी है, कैसे भी करो, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा वो एक लेड बैक एटीट्यूड आ जाता है इंसान में। कर लेंगे काम, इतने काम की जगह थोड़ा ही कर लिया, पोस्टपोन कर दिया चीज़ें, उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं करता। वहीं प्राइवेट से आप कंपेयर करोगे, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की सर्टेनिटी, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, तो वहाँ पे इंसान डेली, हर दिन, हर मोमेंट पे चाहता है, कोशिश करता है अपना 100% देने की। तो अगर आपके ऊपर है, आप चीज़ों को किस तरीके से लेना चाहते हैं, तो प्राइवेटाइज़ेशन हो भी जाता है तो कोई इश्यू नहीं। मेरा तो पैशन है इस सेक्टर में काम करने का, तो मुझे वो चीज़ इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं करेगी। तो ये थोड़ा प्राइवेटाइजेशन वाला एक सब्जेक्टिव चीज़ है। आप इसको जिस तरीके से भी समझना चाहें, अगर आपका पैशन है वहाँ काम करने का, तो ये चीज़ें आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगी। राइट, हो भी जाती हैं तो आप ही के लिए अच्छा है, आप और एफिशिएंटली काम करेंगे। आपका जब जब हम ज़्यादा इनपुट के साथ काम करते हैं तो आपको एक्सपोज़र भी ज़्यादा मिलता है, आपकी लर्निंग भी ज़्यादा होती है और आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। ठीक है?
चलिए मूविंग फॉरवर्ड और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। चलिए, सो आई थिंक ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट स्लाइड। तो रिलेटेड टू दिस आई होप आई वाज एबल टू क्लियर ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी चीज़ आपको और क्वेरी हो, डिस्कस करनी हो, पूछनी हो, देन डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग विद अस, टेक केयर एंड गुड बाय।